हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी जिसका नाम है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो थियरी है वो भी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो थियरी जो है वो कैसे लिखनी है, उसको कैसे समझनी है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर मैंने फिगर बनाई है रिफ्रैक्शन के लिए, और ये जो सरफेस जो है वो कौन से है, स्फेरिकल सरफेस। अभी तक हमने जितने भी रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट समझे उसमें सरफेस कैसे थी, प्लेन सरफेस थी, और प्लेन सरफेस जब होती है तब उसमें से जो रिफ्रैक्शन होता है। अब तक वो कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत नया कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट में, लेकिन उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो अगर ऐसी स्फेरिकल सरफेस है तो उस वक्त रिफ्रैक्शन होगा, तो उस वक्त जो इमेज मिलती है, ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सभी के बीच का रिलेशन क्या होगा, वही हम आज की थियरी में पढ़ेंगे। एक्चुअली रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें करना क्या है वो पहले समझ लेते हैं। कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज मान लो कि यहाँ पर मिलती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ये रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये सभी का रिलेशन क्या आएगा, वही हमें एक फॉर्मूला लाना है। जैसे मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उसी तरह हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन लाना है। तो वो कैसे लाए उसकी डिस्कशन ये थियरी में करेंगे। तो ध्यान से समझ लेना पूरा। पहले मैं आपको ये जो फिगर है, डायग्राम जो है, वो रे डायग्राम, वो मैं आपको समझा देता हूँ। रे डायग्राम के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे, लेकिन फिर आज मैं आपको फिर से एक बार इसी कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज अगर फाइंड आउट करना है तो मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि अगर हमें इमेज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट में से मिनिमम 2 रे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट में से 2 रे लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं समझ लो पूरा। एक रे जो है वो यहाँ पर लिया है। अब ये जो है एक्चुअली ये जो होगा वो नॉर्मल ही है। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे वर्टिकली मिलेगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये पूरा नॉर्मल है। ये जो हमारा एक्सिस है वही नॉर्मल है, और उसी पर अगर मैं रे जो है वो इंसिडेंट करवाता हूँ, ऑब्वियसली क्या होगा, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, ये आपको पता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो आर भी कितना होगा, 0 होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होने की वजह से ये जो रे है वो सीधे सीधा इस तरफ जाएगा। मतलब अगर हमने ऐसे इंसिडेंट करवाया है तो रे इस तरफ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये फिगर जो है वो स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने अभी भी नोटबुक पेन नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से मेरा वीडियो पोस्ट कर करके आप अगर ये जो ग्राफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें से मैंने एक रे लिया जो कि ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो R0 होगा तो वो सीधे सीधा जाएगा। एक ये समझ में आ गया पूरा। दूसरा पार्ट कि मैं दूसरा रे लेता हूँ, मान लो कि ये रे लिया। अब ये जो रे है वो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ सपोज, तो ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप ये जो स्फेरिकल सरफेस बनाओगे तो उसका सेंटर जो मिलेगा दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप ये यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ही होगा। मतलब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइंट करती हुई लाइन, तो वो क्या हो जाएगा,
इस पॉइंट पर नॉर्मल ही हो जाएगा। तो ये जो है वो एक्चुअली नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच का एंगल जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पर मीडियम कुछ अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और हमें पता है कि जब रे जो है वो रिफ्रैक्ट होता है, मतलब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है, तब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये रे जो है वो इस तरफ ना जाते हुए कुछ डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ जाता है। तो ये जो है वो कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये नॉर्मल तो है ही, रिफ्रैक्टेड रे उसके बीच का एंगल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ तक आपको ये फिगर जो है वो एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। आपकी नोटबुक में ये फिगर जो है वो अब तक बन जानी चाहिए। अब समझो कि ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर नाम देते हैं ओ एम एन सी, तो है वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज को नाम दिया है आई। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ये सरफेस से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो आप यहाँ पर u लिख दो पहले। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और सरफेस के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमें पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर आप r लिख दो। और सरफेस से लेकर इमेज के बीच का डिस्टेंस वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस i लिख दो, सॉरी v लिख दो। अब मैं आपको बताऊँ कि इमेज यहाँ पर क्यों मिली। तो समझो, जैसे मैंने आपको रूल्स बताया था कि जहाँ पर रे जो है वो मिट होते हैं वहीं पर इमेज मिलती है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर कौन कौन से रे मिट हुए, तो एक तो ये रे था, एक दूसरा रे आया, वो दोनों कहाँ पर मिट हुए, इस पॉइंट पर। तो ये जो मिला वो क्या मिला, आई मिला। इतना समझ में आ गया, पूरा जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली समझ में आ गया, पूरा क्लियर। अब लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा दूँ। Figure shows the geometry of formation of image I of an object O on the principal axis of a spherical surface with a center of curvature C and radius of curvature R। ये पूरा स्टोरिकल टाइप है, क्लियर। इसमें क्या करना है कि भाई ये जो फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इमेज को रिप्रेजेंट करती है, कहाँ से फॉर्मेशन हुई है, ऑब्जेक्ट में से फॉर्मेशन हुई है, कौन सा स्फेरिकल सरफेस है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ये सब कुछ यहाँ पर लिख देना है, बात खत्म हो गई। रटने की बात कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको ये जो डायग्राम बना है वही लिखना है, सिंपल सी बात। अब हम इसका उल्लेख कर देंगे कि भाई कहाँ से रे आता है, कोई मीडियम में से आता है, वो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी है, तो n1 है। कहाँ पर जाता है, तो दूसरे मीडियम में जाता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कितनी है, तो क्या n2 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, द रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू अनदर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2। ये जो पूरा है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हम जाते हैं एग्जैक्टली केस पर। तो मैंने यहाँ पर बुक में ये नहीं लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है कि NOM, ये आपको एंगल दिख रहा है पूरा, NOM वो क्या लेना है, अल्फा लेना है। NCM वो क्या लेना है, बीटा लेना है। और NIM मतलब ये जो एंगल है उसको क्या लेना है, गामा। क्योंकि हमें बार बार ये NOM वो सब ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने क्या लिया है, अल्फा बीटा एन, उसको गामा जो है वो एज्यूम कर लिया। अब आप ये ट्रायंगल की बात करो, फ्रॉम ट्रायंगल NOM, ये दिख रहा है पूरा NOM, उसमें tan अल्फा मतलब क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है NM, एडजेसेंट कितना है OM, तो NM अपॉन OM। अब समझो tan अल्फा की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है और स्मॉल एंगल है, तब हम tan अल्फा बराबर अल्फा ले सकते हैं। तो tan अल्फा की जगह अल्फा लिख, NM की जगह NM, OM की जगह -u। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, OM बराबर मैंने -u पहले से लिख दिया है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमारा सेंटर स्फेरिकल सरफेस का, मतलब ये जो स्फीयर का स्फेरिकल सरफेस का ऑप्टिक सेंटर बोल सकते हो आप। वहाँ से ये जो है वो लेफ्ट साइड है, मतलब नेगेटिव आएगा तो -u आएगा। r जो है वो इस साइड है तो +r आएगा, मतलब MC बराबर +r एंड MI बराबर हम क्या लेंगे, +v। तो OM की जगह मैंने क्या लिखा है, -u डायरेक्टली, इसको नंबर 1 दे दिए। सेम थिंग फ्रॉम NCM, आप देख सकते हो
टेन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ऑपोजिट, दैट मीन्स एन एम अपॉन एम सी। एन एम अपॉन एम सी, टेन बीटा की जगह बीटा लिख सकते हो आप एन एम की जगह, और एम सी की जगह क्या लेंगे हम, आर, पॉजिटिव आर, उसको नंबर 2 दे दिया। अब तीसरा ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल एन एम आई, उसमें आप देखो टेन गामा बराबर क्या होगा, एन एम अपॉन एम आई। तो एन एम अपॉन एम आई, बट एम आई की जगह हम क्या लेंगे, प्लस वी, तो एन एम अपॉन वी, उसको नंबर 3 दे दिया। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एन ओ सी, अब यहाँ पर देखो एन ओ सी, ये ट्राइंगल आपको पूरा दिख रहा है, उसमें अल्फा बीटा जो है वो इंटीरियर एंगल है एंड आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच का आपको रिलेशन पता है, हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों का एडिशन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, वो मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो। तो आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह हमने डिराइव किया था एन एम अपॉन माइनस यू, बीटा की जगह एन एम अपॉन आर। तो अगर हम एन एम को कॉमन निकाल दें तो -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा आई के बराबर, जिसको हम नंबर 4 दे देते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एन सी आई, आप देख सकते हो कि आर एंड गामा जो है वो इंटीरियर एंगल है एंड बीटा जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो बीटा बराबर हम आर प्लस गामा लिख सकते हैं, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस गामा। अब यहाँ पर देखो कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो बीटा माइनस गामा। आपने यहाँ पर सोचा कि सर आर को सब्जेक्ट क्यों बनाया, आगे में आई का आई रखा था, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ में आई एंड आर की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी मैंने आई एंड आर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्राई किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आई जो है वो इतना मिल गया, आर बराबर बीटा माइनस गामा, लेकिन बीटा जो है वो कितना होगा, एन एम अपॉन आर, एंड गामा जो होगा वो एन एम अपॉन वी। तो एन एम को अगर हम कॉमन निकाल दे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी, ये किसके बराबर मिल गया, आर के बराबर, जिसको हम नंबर 5 दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम ये जो सरफेस है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करें तो रे कहाँ से जाता है, n1 में से, तो हम लेंगे n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अब यहाँ पर साइन आई की जगह आई लिख सकते हो, क्योंकि आई जो है उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो साइन आई बराबर आई, दैट मीन्स यहाँ पर n1 आई हो जाएगा, सेम थिंग यहाँ पर n2 आर हो जाएगा। अब आई की वैल्यू पुटअप कर दो तो n1 आई बराबर क्या है, एन एम इन ब्रैकेट -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2, यहाँ पर ये आर की वैल्यू पुटअप कर दो एन एम इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। नाउ एन एम कैंसिल होने के बाद n1 -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। अब हम ये n1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी। अब ये n2 अपॉन वी को अगर हम इस साइड ले जाते हैं तो -n1 अपॉन यू तो है ही, प्लस n2 अपॉन वी इज इक्वल टू n2 अपॉन आर, इसको इस साइड ले जाते हैं तो -n1 अपॉन आर। अब ये तो है ही, यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो n2 माइनस n1 डिवाइड बाई आर। तो ये जो फॉर्मूला मिला -n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, यही जो फॉर्मूला है वो क्या है, जब स्फेरिकल सरफेस है और उसमें से रिफ्रैक्शन होता है तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी का बीच का रिलेशन क्या आएगा, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको ये थियरी पूछते हैं तो आपको यहाँ तक पूरा डिराइव करना है।